तो आज भव्य उद्घाटन होने जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस तरीके से एक नए आयाम को आप देखते हैं आने वाले वक्त में उत्तर भारत के लिए इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। देखो चित्रा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कुछ चीज़ों को अपडेट कर देता हूं कि अब से कुछ देर बाद, यूं तो 11:30 बजे का समय है, लेकिन 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे जो प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी, वो उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ में बाकी के जो उनके साथ के लोग हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे वहाँ पर। तो इस प्रकार से 11:15 बजे उनका स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद वो एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। 11:30 बजे उनका निरीक्षण का कार्यक्रम है, 15 मिनट में उनके स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और 11:30 बजे फिर वो निरीक्षण करेंगे और 12 बजे उसका उद्घाटन करेंगे। 12 बजे के बाद चित्रा यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के करीब 2 लाख लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और काफ़ी आसपास के ज़्यादातर लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बड़ी बात यह है कि सुबह से लेकर के इसकी तैयारी जोरों पे है। सुबह 6 बजे से हमारी बात लोगों से हो रही है, 7 बजे तक लोग अंदर एयरपोर्ट के अंदर चले गए थे। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, यानी कि ले लिए गए हैं। किसी को अंदर फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जो कर्मचारी हैं उनको भी फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो जो भी अधिकारी हैं वो भी बहुत बामुश्किल, जो बहुत बड़े अधिकारी वो अपना मोबाइल अपने पास रख पा रहे होंगे, बाकी लोगों को मोबाइल ले जाने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के आज का कार्यक्रम है। और अगर हम बात करें इस जेवर एयरपोर्ट की, जैसा आपने कहा, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा हब होगा। ये पूरे देश को पूरा कनेक्ट करेगा। जैसे अभी अरुणवीर सिंह जो इसके जो CEO रहे हैं, पूर्व CEO रहे हैं, वो बता भी रहे थे और हमने उनसे पहले भी बात की, तो उन्होंने बताया कि कैसे इसका मॉडल होगा। आप देखिए चित्रा की 100% FDI, ये अपने आप में बड़ी बात है। FDI, और वो भी अपने देश की FDI नहीं है, विदेश की FDI, फॉरेन FDI, यानी कि फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% है इसमें। और कैसे इसका पैसा वसूल किया जाएगा उसको लेकर के भी पूरा मॉडल बना लिया गया है, यानी कि जो पैसेंजर यहाँ पर ट्रैवल करेंगे उनसे ही पैसा वसूला जाएगा और उसकी पूर्ति यहाँ पर की जाएगी। लेकिन हम बता दें कि बड़ा एक लोगों को राहत मिलने जा रही है। अभी जब लोग एयरपोर्ट के लिए जाते हैं चित्रा, तो उन्हें करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है अपने पास में, और 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के पूरे इनिशिएटिव से 2017 के बाद इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ। सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का गंगा एक्सप्रेसवे का भी प्रोजेक्ट जो है चालू होगा। खुशी की बात है, हमारी जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री जी में, उसके लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। यहाँ इससे पैसेंजर ट्रैफिक, इससे जो है गुड्स का जो पूरा माल का पूरा जो मूवमेंट है, इससे जो है MRO का, इससे जो है इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा, और साथ ही साथ जापान सिटी और बाकी सब चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। अभी मुख्यमंत्री जी सिंगापुर और जापान गए थे, तो वहाँ भी इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर बहुत उत्साह है, और पूरे ईस्टर्न एशिया में, पूरे साउथ एशिया में इसका जो है बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। आपने MRO का जिक्र किया, जेवर एयरपोर्ट नेशनल कैपिटल से नजदीक है। जेवर एयरपोर्ट की खासियत क्या है? जेवर एयरपोर्ट की खासियत ये है कि इसके 6 रनवेज होंगे, और जेवर एयरपोर्ट पूरे इस एशिया रीजन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और जेवर एयरपोर्ट ऐसा होगा कि इसमें जो है आसपास जो पूरा इंडस्ट्रियल हिंटरलैंड है, यहाँ से लेकर मथुरा आगरा तक, हाथरस अलीगढ़ तक, मेरठ बुलंदशहर, इन सब एरियाज तक, इन सब पूरे एरियाज को ये सर्विस करेगा। और ये केवल पैसेंजर के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जी प्रदीप जी, अपनी बात रखिएगा।
बिल्कुल, देखिए अभी अवनीश अवस्थी जी भी बता रहे थे कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये चित्रा कि इसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये बहुत मेरठ को भी जोड़ेगा, दिल्ली एनसीआर को भी जोड़ेगा, हमारे आसपास के जो स्टेट हैं, हम यूपी में ही है, ये राजस्थान को भी जोड़ेगा, हरियाणा को, और आसपास के जितने प्रदेश हैं सबको ये कनेक्ट करेगा। और इसकी सुविधा ये है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में जो भी रैपिड ट्रेन चली है वो उस रैपिड ट्रेन के जरिए लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो मैं अपनी बात कर रहा था चित्रा कि जो IGI एयरपोर्ट है वो करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन ये एयरपोर्ट अपनी दिल्ली के कनॉट प्लेस से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा और लोग अपने प्राइवेट उससे भी आ सकते हैं। यानी कि आप कभी अगर चित्रा आप जाएँ तो आप दिल्ली जब जाते थे तो वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद में दिल्ली आने में आपको कम से कम 2 घंटे लगता था। लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में 55 मिनट का रास्ता तय कर लेते थे, लेकिन आपको अपने डेस्टिनेशन तक जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता लगता था। तो ये वो दूरी भी यहाँ पर कम हो जाएगी, ना सिर्फ यूपी वालों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए। एनसीआर के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, क्योंकि एनसीआर चाहे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें या हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें तो और दिल्ली की बात करें, तो ये सारे इलाके तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़ेंगे और उनको काफ़ी राहत मिलेगी। वो आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, ज़्यादा दूरी उन्हें ट्रैवल नहीं करनी पड़ेगी। और आर्थिक रूप से तरक्की की अगर हम बात करें चित्रा तो बहुत बड़ा यहाँ पर, चूँकि ये हब है और एक बार इसके ऑपरेशनल होने के बाद में इंडस्ट्री का भी काफ़ी यहाँ पर विकास होगा, आसपास का क्षेत्र भी काफ़ी विकसित होगा और जिसके लिए आर्थिक उन्नति भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है प्रदीप जी कि अगर हम इस एयरपोर्ट की बात करते हैं और उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो इस एयरपोर्ट के जरिए उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा ये एयरपोर्ट गेम चेंजर होता हुआ दिखाई देगा? बड़ी बात है। देखिए आर्थिक रूप से चूंकि कहते हैं कि अगर आप रोड जो होती है हमारी या ये इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो हमारी दिल की धड़कन होती हैं, वो दिल होते हैं हमारे। अगर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है तो आर्थिक तरक्की अपने आप होती है। और यही कारण है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आपने देखा होगा दोनों के बजट में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर काफ़ी फोकस किया गया है। इस बार का भी अगर हम यूपी का बजट देखें तो उसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ही काफ़ी काम किया गया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा है, अभी अवनीश अवस्थी बता रहे थे कि गंगा एक्सप्रेस वे भी अगले महीने खुल जाएगा। तो इसको जो कनेक्ट किया गया है, हम आपको बता दें कि चाहे वो मेट्रो हो, मेट्रो से भी इसको कनेक्ट किया गया है, सड़क मार्ग से भी इसको ये कनेक्टिविटी की है, रोडवेज से भी इसको कनेक्ट किया गया है। यानी कि हर तरह से कोशिश की गई इसको कनेक्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रीन कॉरिडोर होगा, यानी कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पोल्यूशन से हम आए दिन 2-4 हो रहे हैं और दिल्ली इसमें काफ़ी बदनाम हो चुका है कि कैसे कितना पोल्यूशन है। 300 से ज़्यादा का पोल्यूशन यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ लोगों का रहना दूभर हो गया है, दुश्वार हो गया है। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इसको बनाया गया है कि जिससे यहाँ पोल्यूशन ना हो और लोग आसानी से यहाँ पर रह सके, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, आर्थिक उन्नति हो। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, जो अब जिसका टारगेट 2029 कर दिया गया, उसकी प्राप्ति में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो एयरपोर्ट है, हालांकि अभी 11,500 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है और ये पहला फेज ही है। पहले फेज में मात्र एक ही रनवे स्टार्ट किया गया है और इसमें 28 जहाज यहाँ पर उतर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके 5 फेज और होंगे, यानी कि कुल 6 रनवे का ये होगा और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनी है एयरपोर्ट बनाने की, ज्यूरिख, उसने इसको बनाया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फोकस इसमें किया गया है कि इसको शानदार तरीके से न सिर्फ बनाया जाए बल्कि पोल्यूशन का ख्याल रखा जाए, आर्थिक उन्नति कैसे होगी उसका ख्याल रखा जाए, देश का ज़्यादा पैसा ना लगे तो 100% FDI किया गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाया गया है, पैसा कैसे निकलेगा इसका भी ख्याल रखा गया है। यानी कि बहुत शानदार तरीके से इस पूरी योजना को बनाया गया है और 24-25 साल बाद आज जाकर के इस योजना को हम फलीभूत होते हुए देखेंगे अब से कुछ देर बाद। तो हमारे साथ में अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी, हम चर्चा कर रहे थे सर कि आर्थिक, चूंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं,
तो कितना शानदार हो। और हमारे साथ में और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीजी हैं शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले अग्रवाल सर के पास चलते हैं। सर आर्थिक रूप से जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी मतलब ये एक उन्नति का पथ खोलेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? प्रदीप जी, अगर इस जेवर एयरपोर्ट को देखते हैं तो जेवर एयरपोर्ट को हम लोगों को टोटलिटी में देखना चाहिए जी। और ये ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का एक अपना विजन है जिसके तहत ये लॉन्च हुआ है। लेकिन आप सोचिए, दिल्ली के जो एयरपोर्ट थे पालम पहले से ही ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल है पब्लिक के लिए और कार्गो के लिए, और लेकिन जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वो बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन्ड है और उसकी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाया है तो एक बड़े एयरपोर्ट की आवश्यकता थी जो ग्लोबल लेवल पर उसको अपना जो है सपोर्ट सिस्टम दे सके। तो यूं कह सकते हैं कि कभी केंद्र मदद करता था राज्य की, तो आज राज्य मदद कर रहा है केंद्र की। इस प्रकार से हम देख सकते हैं और इसी कहते हैं डबल इंजन सरकार। आप अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी देखिए तो लगभग 1.25 करोड़ पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी इसमें जब पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो 1.25 करोड़ होगा। 18 मिलियन जो है टन का जो है कार्गो हैंडलिंग होगा, जो बहुत बड़ा है। फिर इसमें आप देखिए जो वीआईपी मूवमेंट से इधर उधर होता था उसका अलग से एक टर्मिनल यहां पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए मॉडर्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जा रहा है। और एक तरह से अगर आप कहना भी चाहें, दिल्ली वाले कहना चाहें, तो उन्हीं का एयरपोर्ट भी है, उत्तर प्रदेश का तो है ही। तो ये जो काम किया गया प्लस एक बड़े रीजन को ये प्रभावित करेगा, लैंड के रूप में करता है। और आधुनिक चीजें जैसे वहां पर उस बेल्ट में क्या आ रहा है, आप देखिए एआई लखनऊ और नोएडा डेटा सेंटर वहां पर, फिल्म इंडस्ट्री वहां पर, सर्विस सेक्टर के तमामों काम वहां पर शुरू हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश का साइड में एनसीआर है उसका अगर हम देखते हैं तो उसमें ये जो अपना जेवर एयरपोर्ट है, और सबसे बड़ी चीज इसमें बड़े जो जहाज हैं उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। अब जिस प्रकार से आ रहे हैं बड़े जहाज, उनकी भी हैंडलिंग बहुत आसान होगी। तो ये देख करके मुझे लगता है। और एक चीज और देखिएगा, ये जो जेवर एयरपोर्ट है आगरा एक्सप्रेसवे से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे से जुड़ता चला जाता है। यानी कि कभी रणनीतिक तौर पर कोई आवश्यकता पड़े तो हमारी एक कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। यानी कि उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा ग्रोथ इंजन जेवर एयरपोर्ट के रूप में सृजित किया है जो न केवल उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करेगा बल्कि पूरी कंट्री को लाभान्वित करेगा और ग्रोथ को और तेज करने में सहायता कर पाएगा। प्रदीप जी, आप जिस तरीके से इसको मॉडल बनाया गया है इसका, और अभी तो चूंकि फर्स्ट फेज ही इसमें इनॉग्रेट किया जा रहा है, अभी इसके 5 रनवे और बनेंगे, यानी कि कुल 6 रनवे का ये होगा। एशिया का सबसे बड़ा ये होगा। और 2 इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि एक ये ग्रीन होगा, यानी कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन रहित होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो सिक्योरिटी की आपने बात की, क्योंकि बगल में एक्सप्रेस वे हैं तो अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उन एक्सप्रेस वे पर भी हम उन जहाज़ों को उतार सकते हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड डीजीपी सूर्य प्रताप शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। चूँकि आजकल वार चल रहा है, ईरान और इजराइल, अमेरिका वर्सेस ईरान वार चल रहा है, ऐसे में सिक्योरिटी का कंसर्न सबसे बड़ा हो जाता है। हम सूर्य प्रकाश शुक्ला जी से जानना चाहेंगे सर कि ये जो सिक्योरिटी का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, आपको लगता है कि क्योंकि आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे उस समय इसको नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, कोई ड्रोन वहाँ से उड़ नहीं सकता है, तो इसके अलावा आप अगर हमें बता सकें कि सिक्योरिटी का क्या इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके? विश्वकर्मा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है और उसमें इजराइल भी पूरी तरह शामिल हो गया है, तो उसके कारण ये संवेदनशीलता सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़ गई है। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि बहुत सी जो विदेशी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, आईएसआई पाकिस्तान की
और वो सब इस बात के लिए मौका लगाए रहते हैं, बैठे रहते हैं कि कैसे हम भारत के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचाएं, कैसे यहाँ की तरक्की को बाधित करें जी। और इन सब बातों को देखते हुए आज ये दोनों दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक ओर तो इतना बड़ा आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक काम बढ़ाने वाला ये हवाई अड्डा चालू होने जा रहा है जेवर में, और दूसरी तरफ जो देश के सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। तो ऐसे में सुरक्षा को बिल्कुल चाक चौबंद रखना बहुत आवश्यक हो गया है। एग्जैक्ट संख्या तो बताना उचित नहीं है, लेकिन ये आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे, जगह जगह पर वहां चेकिंग हो गई है और लोगों को इसीलिए मोबाइल फोन ले जाने के लिए मना कर दिया गया है कि आप जानते हैं मोबाइल फोन के द्वारा लोग कम्युनिकेशन करके बता देते हैं कौन कहां पर है, क्या हो रहा है, लोकेशन। और यहां तक कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, कई बार विस्फोट करने के लिए मोबाइल फोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक इसका जो व्यावसायिक एंगल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने देखा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात, कि जो विदेशी धनराशि आई है, लगाई गई है, और उससे कहने को कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे उन्हें फायदा होगा जी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जितने लगभग 1 लाख लोगों को इससे सीधा रोजगार मिलेगा जब यहाँ का सामान बिकने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा, तो उससे जो आर्थिक तरक्की होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और एक नया मॉडल खुल रहा है कि आज जेवर में ये एयरपोर्ट बन रहा है, अब इसी तरह दूसरे जो महत्वपूर्ण शहर हैं, क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश के जो थोड़ा अविकसित क्षेत्र हैं, जैसे बुंदेलखंड है, आप जानते होंगे, वहां बांदा, हमीरपुर वगैरह, तो वहां भी आगे चल करके अब कंपनियों को भरोसा जगेगा कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक करें हम सर, बड़े सुरक्षित से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं जी, और उसके द्वारा जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको दूसरी जगह लगाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि पैसा भी बाहर से आदमी आके लगा रहा है, बिल्कुल, इस उम्मीद में कि उसे प्रॉफिट होगा और उससे रोजगार, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यहाँ के लोगों को मिलेगा जी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात की जो सामान बन रहा है लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में, और आसपास नोएडा में आप जानते ही हैं कि वहां बहुत भारी संख्या में उद्योग धंधे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स का काम चल रहा है। ये सामान तमाम ऐसे देश जहां पर जरूरत है और सामान नहीं उपलब्ध है, तो यहाँ कार्गो की हैंडलिंग की जो बड़ी व्यवस्था की गई है, बिल्कुल, उससे अब ये सामान बड़ी आसानी के साथ कम समय में दूसरे देशों में जा सकेगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही शानदार बात कही, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कार्गो का जो यहाँ पर हब बनाया गया है वो बहुत बड़ी बात है। और अभी आप देखिए कि एक ही रनवे से हम लोग 1,20,00,000 लोगों को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात जो आपने कही, कनेक्टिविटी की गई है, आसपास के जो जिले हैं जो डेवलप नहीं हो पाए हैं उन जिलों को भी डेवलप होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। बुलंदशहर हो, मेरठ हो, या आसपास के जितने भी जिले हैं उनको इससे कनेक्ट किया गया है। तो क्या लगता है कि इस कनेक्टिविटी की वजह से भी बहुत फायदा होगा लोगों को। हम उससे आपके पास आएंगे, लेकिन जरा मनोज अग्रवाल जी के पास में चलते हैं। मनोज सर, बड़ी बात यह है कि 1,20,00,000 लोगों को ये एयरपोर्ट हैंडल कर सकता है आज, अगर हम एक रनवे की बात करें। लेकिन भविष्य में जब इसका पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा तो करीब 7 करोड़ लोग यहाँ से आवागमन कर सकते हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी वहाँ पर रखी गई है। क्या लगता है कि ये इतना बड़ा हब अब कभी सोच से परे की बात है क्या ये, लेकिन अब फलीभूत हो रही है? देखिए, कनेक्टिविटी मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आप देखिए, गति शक्ति योजना ही पूरी इसी बात पर चलाई गई, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे फिजिकल कनेक्टिविटी हो, और फिजिकल में एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी। आप देखेंगे सब में बहुत तेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इस जेवर एयरपोर्ट को आप इस तरह समझिए कि एक भारत का सबसे बड़ा हब बन रहा है।
हब इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि और लोगों ने किया, आबू धाबी को जैसे डेवलप किया, वहां से उधर कनेक्टिविटी, आप हमारी जो कैपेसिटी डेवलप हो रही है, अगले कुछ वर्षों में कई हजार विमान जो है हमारी विमान कंपनियां खरीद रही हैं, वो इसी उम्मीद में खरीद रही हैं कि हमारे एक्सपेंशन हो रहे हैं। फिर अगर आप देखिए उड़ान 2 योजना जो आ रही है, उसमें 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाने हैं रीजनल लेवल पर, कुछ बड़े स्तर पर, ज्यादातर रीजनल स्तर पर छोटे एयरपोर्ट बनाए जाने, यानी कि पूरी कंट्री को कनेक्ट करने की बात है कि चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, आर्थिक गतिविधि हो, उन सब के लिए हमारे पास पर्याप्त कनेक्टिविटी रहे। और चूंकि हम ग्लोबल लेवल पर अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये दिक्कत ना हो कि हमारे पास तो एयरपोर्ट ही नहीं जहां पर जहाज उतर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए ये एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक एयरपोर्ट है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो अपने जो है कल्चर से मेल खाता हुआ रखा गया है। तो पूरा ये रखा गया आधुनिकीकरण, लेकिन अपनी सभ्यता का वहां पर प्रदर्शन, ताकि दुनिया समझ सके कि उत्तर प्रदेश क्या है, भारत क्या है। और ये जो होता है, इस प्रकार का जो कनेक्टिविटी होती है, इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखिए बहुत से जिस प्रकार से सामानों का आवागमन होना है, अब मान लीजिए ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना है, तो ज्वेलरी का एक्सपोर्ट आवश्यक नहीं है कि वो आदमी फिजिकल लेकर के एयर से ही जाना है। इसी प्रकार से बहुत से छोटे जो एक्सपोर्ट हमारे होने हो, शिप से न जा करके हवाई जहाज से ही जा सकते हैं। तो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ की बहुत स्ट्रांग है। 18 लाख टन का जो यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इसको देखते हुए, और मैं फिर कहूंगा कि लखनऊ देखिए बहुत यहाँ पर एक्सपेंशन किया गया, वाराणसी का एक्सपेंशन किया गया है, छोटे एयरपोर्ट तो खोले ही जा रहे हैं, अयोध्या का किया गया, गोरखपुर का हो रहा है। तो ये सारी चीजें बात होने किया के बावजूद मनोज सर, आप आपने कहा देखेंगे कि एक उड़ान जो है एक नया और अपने आप में बहुत शक्तिशाली जो है कनेक्टिविटी का माध्यम डेवलप हो रहा है। जी मनोज जी, हम एक सवाल आपसे लेंगे। मनोज जी, आपने उड़ान की बात की, उड़ान एक अच्छी अभी योजना लागू की, अभी 3-4 दिन पहले ही उसका वो इनॉग्रेशन भी किया गया है। एक बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए थे, उनको दिक्कत आ रही है कि वहाँ पैसेंजर नहीं जा रहे थे और लोगों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी कंपनीज ने। वो उनको दिक्कत ना हो तो उनके लिए भी कुछ पैसों का इंतजाम किया गया, करीब 28,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो स्थिति यहाँ नहीं आने वाली, क्योंकि ये एक ऐसा हब है, दिल्ली एनसीआर है, यूपी है, राजस्थान है, बाकी के प्रदेश हैं, तो ऐसी स्थिति से 2-4 यहाँ नहीं होना पड़ेगा? ना यहाँ पर ये समस्या नहीं आएगी प्रदीप जी। देखिए जो छोटे हैं, मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में अपना बहराइच के पास जो एयरपोर्ट बना था, अब वो एयरपोर्ट चालू हुआ लेकिन वहां पर पैसेंजर ही नहीं मिल रहे हैं। जी, श्रावस्ती वाला एयरपोर्ट आप बिल्कुल ध्यान कीजिए, श्रावस्ती की बात कुछ दिन, लेकिन उसके बाद वहां पर पैसेंजर नहीं मिले। जी, तो जो विमान कंपनियां थी उनको विड्रॉ करना पड़ा वहां से, लेकिन सरकार ने विकसित किया, आज ना सही 2 साल बाद वहां की आवश्यकता पड़ेगी। और लेकिन ये जो जेवर एयरपोर्ट है, यूं समझिए इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है नई दिल्ली वाला, उसका कई गुना है ये, और यहाँ ऑलरेडी वो ओवरबर्डन है। और ये एयरपोर्ट आने पर यहाँ पर बड़े विमानों की जो है हैंडलिंग आसान हो जाएगी। और जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, बिल्कुल आवागमन हमें सुगम चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये ऐसे रूट पर है जो एक्सप्रेस वे का चारों तरफ जाल फैला हुआ है। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है मनोज सर, आपने बहुत शानदार बात की कि ये यहाँ पर आसपास में एक्सप्रेस वे का जाल फैला हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और आपने भी देखा, हमारी जब बजट के समय में हम चर्चा कर रहे थे, तो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, दोनों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी फोकस रहा है। लोग चाहे देश की बजट की बात करें, 11 लाख करोड़ रुपए, करीब 12 लाख करोड़ रुपए इसमें पूंजीगत व्यय किया गया है, जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही आता है। और यूपी में भी काफ़ी सारा पैसा इसको दिया गया है। हमारे साथ में रिटायर्ड डीजी आईपीएस सूर्य प्रकाश शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आप बात कर रहे थे, आपने बहुत मौजूद बात कही कि जो ये आसपास के इलाके हैं जो
थोड़ा विकसित नहीं हो पाए थे, वो अब इससे विकसित हो पाएंगे और उनको काफी फायदा मिलेगा इस जेवर एयरपोर्ट के पूरी तरीके से फंक्शन होने के बाद। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा तो सबसे पहले मिलेगा जितना नोएडा, ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्री चल रही हैं जी, उनको अपना सामान निर्यात करने में दूसरे देशों को भेजने का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। और ये सारे उद्योग व्यवसाय जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगे हुए हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे। और दूसरा, आपने देखा कि पास के जो थोड़ा पीछे रह गए क्षेत्र हैं, जैसे बुलंदशहर है या इधर अलीगढ़, हाथरस और मथुरा, जहां अभी उतना विकास नहीं हुआ जितना नोएडा में हुआ है जी। तो ये भी इस हवाई अड्डे के मार्फत अब अपने मेन जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एरिया बन रहा है उससे जुड़ जाएंगे। और आप देखिएगा थोड़े ही दिन में आप खबर पाएंगे कि बिहार के, ईस्ट यूपी के और यहां तक कि उड़ीसा के तमाम लेबर जो काम करने के लिए, क्योंकि जब कार्गो होगा तो उसमें लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, गोदाम बनेंगे और उस एरिया में नए नए होटल बनेंगे। उसके अलावा लोगों के आने जाने के लिए टैक्सियां दौड़ेंगी, फिर आने जाने के लिए तमाम होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि एक बड़ा काम हुआ, उसके माध्यम से तमाम छोटे छोटे काम होंगे। फिर देखिएगा कि वहीं पर जब इतने सारे जहाज आएंगे तो उनके रिपेयर करने वाले, उनके इंजीनियर और उनके लिए फिर घरों की आवश्यकता होगी जो वहां रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इसका बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। फिर इसके दूरगामी प्रभाव ये पड़ेंगे कि जिन जिन देशों के लोग यहाँ पर आयात निर्यात के संबंध में आए जाएंगे उनसे कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो जाता है। और जो कल्चरल एक्सचेंज होता है तो उससे जो सामान हमारे यहाँ नहीं बनता उनके यहाँ होता है, जो वहां नहीं पैदा होता यहाँ होता है, उसका आवागमन शुरू होता है। तो प्राचीन भारत में जिस तरह से आपने देखा था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि व्यापार बहुत दूर दूर तक, रोम तक और मिस्र तक, चाइना तक होता था, वो अभी इसके माध्यम से अब बड़ी तेजी के साथ वो व्यापार हो सकेगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए कोई कच्चा माल हमारे यहाँ नहीं होता है तो वो कच्चा माल तेजी से आ सकेगा। तो कुल मिला करके रोजगार को भी फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास और साथ ही जो सांस्कृतिक साहित्यिक समायोजन होता है, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, तो विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ेगी। और जो भारत का विश्व गुरु बनने का लक्ष्य है, भारत का आखिर विकसित देश बनने का लक्ष्य है, उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम ये बढ़ा है। अब आप देखिएगा इसी एयरपोर्ट की देखा देखी अब वो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, दूसरे दूसरे क्षेत्रों में भी अब इस तरह की कंसेप्ट विकसित होगी कि पूरा पैसा बाहर से लगवाया और उसको जमीन दिया, वहां पर उसने विकास किया और जो लाभ हुआ उसमें उस पूरे क्षेत्र को लाभ हुआ। तो ये भावना और ये धारणा आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण विकास का कदम साबित होगी। सर, तो आपने ठीक कहा कि ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा और बाकी के प्रदेश भी इसमें आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर अग्रवाल जी के पास चलते हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल साहब, बड़ी बात यह है कि चूंकि ये 100%, एक उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं कि जब चाइना से लोग निकल रहे थे और उसके बाद सिंगापुर ने सारी सुविधाएं दिया तो सारी कंपनी, ज़्यादातर कंपनी सिंगापुर की ओर चली गई। अगर उस समय हम लोग इस तरीके का ये कुछ प्लान कर पाते तो शायद वो सिंगापुर आज हमारे इंडिया में होता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हमने तो इस तरह के बहुत से अवसर गंवाए, हम तो अवसर गंवाने के आदी रहे हैं। 51 से लेकर के 14 तक तो हमने अवसर ही अवसर गंवाए हैं जी। चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा हो, चाहे आप इसी प्रकार से हमने आधुनिकीकरण का कहा, हर तरफ हमने अवसर ही गंवाए। गिनती करने लगेंगे तो पूरा समय उसी में चला जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि 2014 के बाद से हमने अवसर सृजित करके उसका लाभ लेना शुरू किया और उसका परिणाम आज भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। और सबसे बड़ी चीज कि हम अपने मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं स्वदेशीकरण के माध्यम से। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप देखिए स्वदेशीकरण का कहीं ना कहीं आपको भान आ रहा होगा।
फिर इसी प्रकार से आप देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अभी तक सुप्त एजेंट थे उनको हम जागृत करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो अर्थव्यवस्था कम स्तर पर बढ़ रही थी अब तेजी से बढ़ रही, जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाएं पीछे चल रही हैं। ईरान और अमेरिका के युद्ध में दुनिया के हर कंट्री ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए। एक भारत ऐसा है कि जो स्मूथ सप्लाई कर रहा है बिना किसी दाम को बढ़ाए। ये क्या प्रदर्शित करता है? हमारी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। फिर उत्तर प्रदेश को देखिए, क्या आप आज से 10 वर्ष पूर्व सोच सकते थे कि उत्तर प्रदेश इस तरह की बड़ी छलांगे लगा पाएगा? सब हिम्मत हार चुके थे, सबने सोच लिया था उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को देश के अन्य राज्य लागू करने के लिए तत्पर हो, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल हो, चाहे ओडीओपी का मॉडल हो, चाहे कनेक्टिविटी में आप देखिए तो एक्सप्रेसवेज का हो, चाहे एयरपोर्ट को विकसित करने का मामला हो, चाहे एआई का मामला हो, तो चाहे सेमीकंडक्टर का मामला हो, तो चाहे हेल्थ सेक्टर का हो, तो एजुकेशन सेक्टर का हो, तो डेटा सेंटर का हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो क्षेत्र है जो नए से आज उत्तर प्रदेश की प्रतिभा सामने आ रही है, जो भारत के $5 ट्रिलियन या विकसित भारत को बनाने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका नजर आती है। बिल्कुल ठीक करें आप, लेकिन एक शंका है लोगों के मन में, एक सवाल है। सवाल यह है कि जिस तरीके से 100% एफडीआई यहाँ पर लाई गई है, विदेशी पूंजी इसमें लगाई गई है, तो सवाल कि और ये पैसा भी पैसेंजर से ही वसूला जाएगा, क्या लोगों को ये शंका है कि कहीं ज़्यादा तो रेट नहीं होंगे यहाँ पर? क्योंकि सुविधा दी गई है तो जाहिर सी बात है कि रेट पर भी उसको लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो रेट तो कहीं ज़्यादा नहीं होंगे बाकी की जगह पर। देखिए प्रदीप जी, जो भी निवेश करेगा वो अपना पैसा वसूलेगा, चाहे सरकार हो, तो भारतीय निवेशक हो, विदेशी निवेशक हो। जो अगर निवेश कर रहा है तो निवेश का लाभ तो लेगा ही लेगा। और जहां तक रही कि दाम वसूलने की अनावश्यक, उसके लिए तो हमारे यहाँ वॉचडॉग है ही है, मिनिस्ट्री है ही है, मॉनिटर करती है। आप देखिए इधर विमानन क्षेत्र में काफी जो है सुधार किया गया पिछले 10-15 दिनों में। जैसे पहले फ्री सीट्स नहीं थी, अब ये कह दिया गया कि 60% फ्री सीट्स आपको रखनी पड़ेंगी, तो अब वो पहले वाली समस्या खत्म हो गई। इसी प्रकार से तमामों और प्रकार की जो इसमें थोड़ा विसंगतियां थी उसको ठीक किया जा रहा है। या तो इस प्रकार से आप समझिए, तो ऐसा नहीं है कि वहां कोई लूटपाट हो जाएगी। अगर हो गया तब तो मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या रही? तो आप समझिए कि सरकार जागरूक है, उसको पता है, और दुनिया में ज्यादातर एयरपोर्ट्स एफडीआई से ही बने। बिल्कुल, आप इस प्रकार से समझिए, कोई ऐसा नहीं यही बना है। आप जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आप समझ रहे हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी से बना था, नहीं बना था। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है जेवर में, ये स्वदेशी कॉन्सेप्ट लग रहा है और स्वदेश के विकास के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एफडीआई होना मतलब अलग बात है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अच्छी सुविधा लेना है तो उसके लिए पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, थोड़ी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल कोई भी कंपनी यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम करने नहीं आई है या सोशल वर्क करने नहीं आती है, वो आएगी तो अपना मुनाफा भी वसूलेगी। डॉक्टर सूर्यप्रकाश शुक्ला जी जुड़े हुए। सूर्यप्रकाश जी, बड़ी बात है, आपने एक हब की बात, उसकी बात, कार्गो की बात की। ये सबसे बड़ा कार्गो यहाँ पर होगा, और कार्गो चूंकि हमारे साथ दिक्कत ये हुई उत्तर प्रदेश के साथ में कि हम लैंड लॉक प्रदेश हैं, हमारे पास कोई समुद्र का किनारा नहीं है। लेकिन इस हब के बन जाने के बाद काफी हद तक उस कमी को दूर किया जा पाएगा। बिल्कुल, इसका एक विश्वकर्मा जी ऐतिहासिक अवसर ये भी है कि आप खुद देख रहे हैं कि हमारा जो ये इलाका है, जो अरब से लेकर के ईरान, इराक, दुबई, अबू धाबी, ये सारे देश हैं मिडिल ईस्ट के जी, तो ये इनमें जिस तरह से आपस में लड़ाई चल रही है, और भले वो नाम अमेरिकन हवाई अड्डों का हो, अमेरिकन बेसिस का हो, मिलिट्री बेसिस का हो, लेकिन आपस में इन देशों में लड़ाई चलने लगी, तो स्वाभाविक है कि बहुत से यूरोपियन देश, बहुत से अमेरिका के पूंजीपति जो अपना निवेश करना चाहते हैं, वो उनके लिए ये एक जो जेवर के एयरपोर्ट बन जाने से अब एक बहुत बड़ा सुरक्षित क्षेत्र निकला है।
आपने चीन की बदनामी सुनी ही रखी है कि जब से कोरोना काल में ये चर्चा हुई कि चीन से फैला सारा कोरोना और बदमाशी की गई थी, तब से चीन से बहुत सी कंपनियां चली गई, बहुत सी जाने के मूड में हैं और इधर पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जिस तरह से सुरक्षा का एक ऐतिहासिक सुधार वाला ढांचा पेश किया है, आपने सुना ही होगा, हंसी हंसी में लोग उसको भले बुलडोजर संस्कृति कल्चर कहने लगे, लेकिन बदमाशों पर, माफिया लोगों पर जो कंपनी और फैक्ट्री के लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि कोई उनसे वसूली ना करे, अवैध वसूली ना मांगे, तो उसके लिए अब ये एक स्वर्णिम अवसर है कि उत्तर प्रदेश में कोई अवैध वसूली मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा है जी। तो ऐसे में आप देखिएगा कि ये इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका उपयोग होगा आयात निर्यात में, और कहां को होगा, चाहे वो दुनिया के कोई भी देश हैं जिनको निर्यात आयात की जरूरतें पड़ रही हैं और मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब चल रहा है, काफी वहां पर विनाश हो गया है। अब आप देखिएगा कि यहीं से उस विनाश के पुनर्निर्माण की जब जरूरत आएगी जी, जब युद्ध बंद होगा, जब कभी उधर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, वहां बहुत सा विनाश हो चुका है, तो ये सीधा इस क्षेत्र के विकास का बहुत बड़ा कारण बनेगा और इसका देखिएगा कि दूसरे प्रदेश भी ये शांति व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का जो मजबूत मॉडल योगी सरकार ने दिया है उसको वो भी अपनाएंगे जो दूसरे प्रदेश हैं। आपने सुना ही होगा, यहां तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कलकत्ता के कोर्टों में जब बहस हुई तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अरे यूपी से कुछ बुलडोजर मंगा लो, मतलब हंसी में ही उन्होंने चाहे कहा, लेकिन मतलब उनका था कि मजबूत एक नजीर बन गया है ये, गिरोहों को तोड़ देने वाली अर्थ कानून व्यवस्था की इंतजाम, वो उसको नकल करो, उस तरह का करो। तो दोनों बात हुई, एक नजीर बन गया है, बुलडोजर एक नजीर बन गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्याय देने का काम हमारा है, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में एक डर और दहशत जरूर है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो बुलडोजर आपके घर आ जाएगा। और शायद शोले फिल्म का वो डायलॉग भी लोगों को याद आ जाता होगा जब वो कहता था कि माँ कहती बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो लोग कहते हैं गड़बड़ नहीं करने तो बुलडोजर आ जाएगा। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, दिल्ली में एक बड़ी सबसे बड़ी विकट समस्या दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन को लेकर के। हमने अभी जिस तरह से देखा कि 400 के पार 500-600 तक रहता है वहाँ का AQI, तो लेकिन जिस तरीके से इसको ग्रीन फील्ड का ये बनाया गया, एक्सप्रेस वे भी हो या जेवर एयरपोर्ट में 55% जो ऊर्जा होगी वो ग्रीनरी से आएगी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या आपको लगता है कि जो हम लोगों ने विश्व को एक एश्योरेंस दिया है कि हम आने वाले कुछ समय में अपने यहाँ इस पोल्यूशन को कम करेंगे और जो इमिशन करते हैं उसको भी हम कम करेंगे, उस दृष्टि से भी ये जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है? निश्चित तौर पर करेगा। और जो आधुनिकीकरण अन्य एयरपोर्ट्स का है जो पहले से हैं, आप देखिए तो वहां पर भी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, फुल्ली जो है उतना नहीं है जितना जेवर है, क्योंकि जेवर की बुनियाद ही रखी गई है ग्रीन बेसिस पर, लेकिन अन्य एयरपोर्ट्स पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी लाइट का इस्तेमाल कम, नेचुरल लाइट उसको बढ़ाने की बात है। बीच में एक मॉडल चला था सब तरफ पैक करके केवल जो है आर्टिफिशियल लाइट से ही उसको करना। अब इधर थोड़ा सा मॉडल बदल रहा है सोलर की तरफ। हमारे यहाँ विंड का स्कोप नहीं है, विंड तो कोस्टल एरिया में या राजस्थान में थोड़ा हो सकता है, हमारे यहाँ सोलर का ही स्कोप है, तो हम सोलर को बढ़ा रहे हैं या बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एथेनॉल की मिक्सिंग है, हम डीजल में पेट्रोल में कर रहे हैं, तो वो इथेनॉल की मिक्सिंग अभी 20% तक है, बढ़ा के 30 करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम हर क्षेत्र में कर रहे हैं और इसके कई उपाय किए गए हैं। वहां पर एक चीज और देखिएगा, जेवर एयरपोर्ट पर हम केवल इसकी बात करें सोलर एनर्जी की, जब ग्रीन की बात करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा मॉडल वहां पर देखने को मिलेगा। एक और बड़ी चीज है इसमें सर ना, प्रोफेसर अग्रवाल साहब, एक और अच्छी चीज है वहां पर जो व्हीकल है वो भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही यूज यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि कोशिश की गई है कि जो पोल्यूशन का इमिशन है, जो उगलती हैं गाड़ियां, उनको कम से कम किया जाए।
वो हर लेवल पर, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जल संरक्षण की बात है जी। और जो वहां पर बायो वेस्ट है उन वेस्ट का भी प्रॉपर इस्तेमाल करना। जैसे कि आप देखिए जो नए कोचेज हैं, नए कोचेज में बायो वेस्ट का जो इस्तेमाल है वो खाद के रूप में या अन्य प्रकार से उसका उपयोगी बनाया जा रहा है, तो वो सारे मेथड्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये एक केस स्टडी बनता है। बाकी सब चीजों चमक दमक के बीच में हमको ये देखना है कि अगर आधुनिकीकरण करना है तो उस आधुनिकीकरण में हम प्रकृति से कितने जुड़ करके चल सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी चीज जो वहां का इंटीरियर है, आप अगर गौर करिएगा तो वो फैब्रिक से जो है बनाया गया है, उसकी डिजाइन पर बनाया गया है, तो बहुत कुछ किया गया है। जब कभी जाने का अवसर मिलेगा तब उसको और नजदीक से देखने मिलेगा। जाएगा। बिल्कुल ठीक करें। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, एक ये मॉडल एक अच्छी बात ये भी है कि जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ में फिल्म सिटी का भी वहां पर निर्माण किया गया है और ईडा जो एक्सप्रेस वे का भी वहां पर निर्माण किया जा रहा है। तो इसको इससे भी एक काफी विस्तार मिलता है। इसको क्या कहेंगे, ये एक एड ऑन करेगा उसमें फिल्म सिटी भी। वही मैं कह रहा था, पहले कई चीजों से ये जुड़ता हुआ है। वो जो उसका लोकेशन है, लोकेशन जितना दूर है दिल्ली से, वो आप सोचिए कि उसकी पेरिफेरी से 100 किलोमीटर चारों तरफ आप देखेंगे तो इस एयरपोर्ट से तमामों 100 तरफ मिनिमम, बाकी तो व्यापक असर जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा राजस्थान तक जाएगा। लेकिन अगर 100 किलोमीटर विशेष तौर पर देखेंगे तो जो छोटे स्तर पर काम करके बड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग हैं, जैसे फिल्म सिटी की आपने बात करी, डेटा सेंटर की बात करी आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, या तमामों इसी प्रकार से और बात कर रहे हैं, वो सारे वहां पर बहुत तेजी से आएंगे। हॉस्पिटलिटी सेक्टर तो आना ही आना है, बिल्कुल, क्योंकि जब सारी चीजें, जैसा अभी शुक्ला जी बता रहे थे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर तो आना ही आना, बट नेचुरल है, और ट्रांसपोर्ट भी आना ही आना है जी। और इसमें अभी बहुत काम होना है। अभी देखिए मेट्रो का काम बाकी है, नोएडा से यहां तक का अभी मेट्रो का काम अभी प्रारंभ होना है, वो भी जल्दी ही पूरा होना है। तो इस प्रकार से अगर आप वहां देखते हैं तो एक बड़ा हब, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक इंटरनेशनल वहां पर कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली में जिस प्रकार की गतिविधियां होती, वहां पर भी इस प्रकार का कोई ना कोई एक वेन्यू तैयार होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए जो वहां पर प्रदर्शनी करने का है वो भी वहां पर आना चाहिए। प्रस्ताव में नहीं है तो उसका भी अभी से करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जाना जरूर देख रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको यहीं पर रोकना होगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है। हालांकि आज मौका नहीं है राजनीति की बात करने का, लेकिन अगर हम लोग जुड़े और राजनीति की बात ना हो तो ये अच्छा नहीं होगा। प्रोफेसर शुक्ला साहब, हम आपके पास आ रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख लोग यहाँ पर होंगे। चुनावी मौका चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के भी चुनाव हैं। क्या लगता है, एक बड़ा मैसेज जाएगा यहां से? बिल्कुल सही कहा विश्वकर्मा जी आपने कि जिस प्रकार से अभी हमारे साथी अग्रवाल जी कह रहे थे कि बहुत समय तक, सन आजादी के बाद से लेकर के और सन 14 तक बहुत जो दृष्टि रहती थी सरकार की, वो ज्यादातर ये रहती थी कि कैसे समय बीतता रहे, कैसे हम सत्ता में बने रहें। और आपको वो भी ध्यान होगा, किसी देश में एक कानून बना था कि अरे कोई ज्यादा अमीर ना हो जाए, कोई घराना ज्यादा ना बड़ा हो जाए। MRTPC बना था, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बना था कि ये इस तरह कोई ज्यादा एक औद्योगिक घराना या कोई व्यवसायिक घराना बढ़ जाएगा तो कहीं वो देश पे कब्जा न कर ले, कहीं राजनीति पे, गद्दी पे कब्जा न कर ले। इस तरह की एक सोच थी कि ज्यादा किसी को बढ़ने नहीं देना है। और अब देखिए कि कोई जब लोग बढ़ेंगे तो वो व्यक्ति ही नहीं रह जाते, पूरी संस्था बन जाते हैं। और देख रहे हैं आजकल दुनिया के तमाम देशों में जाकर अपने देश के लोग उद्योग धंधे भी खोल रहे हैं, व्यवसाय भी खोल रहे हैं। उससे देश की भी तरक्की होती है और उन क्षेत्रों की भी तरक्की होती है। तो ये निश्चित रूप से संदेश उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, वो सब जगह पर वो संदेश जा रहा है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है
वो ऐतिहासिक प्रगति के एक न एक नए स्तंभ स्थापित करती चली जा रही है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मुझे विश्वास है बिल्कुल इसी से जुड़ा एक सवाल भी है, बंगाल में भी पड़ेगा, तमिलनाडु में भी पड़ेगा। सूर्य प्रकाश जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, इसकी जो मारक क्षमता है उसको कम करने के लिए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो भी कल नोएडा की दादरी में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनको भी डर सता रहा है कि इतना बड़ा अगर ये काम यहाँ पर हो गया तो मैसेज बढ़ा जाएगा और उसको उसकी महत्वता को कम करने के लिए कल वो एक बड़ी जनसभा यहाँ पर करेंगे? देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विश्व में हम लोग ये महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें ये स्वाभाविक है। चिंता जहां तक पार्टी की बात है तो अखिलेश यादव जी की चिंता का विषय भी स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में 2 लाख लोग जब इकट्ठा होंगे, प्रधानमंत्री जी के भाषण से प्रभावित होंगे, तो भाजपा का समर्थन करेंगे और वो अखबार टीवी के माध्यम से वो संदेश पूरे देश में जाएगा तो वहां के चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक है उनकी चिंता की करीब में कहीं हम सवाल लेकर के हम प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी के पास भी जाते हैं। हमारे मीटिंग में भी आए तो हम उसमें कुछ वोट अपनी तरफ घसीट सकें, खींच सकें, तो उनका काम स्वाभाविक है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के होने के नाते हम लोगों को उसको स्वागत भी करना चाहिए कि ठीक है, अच्छा है, आप भी अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहिए, लोगों को जोड़िए। बिल्कुल, लेकिन जो विकास का काम समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है और जो अभी हो रहा है, आप सारी पब्लिक समझदार है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक बात एक एक गांव मोहल्ले तक पहुंच रही है जी। तो सब लोग जानते हैं कि सुरक्षा का माहौल उस समय कैसा था। ये याद होगा आपको कि वहीं जेवर के आसपास की ही बात थी जब एक मशहूर और बहुत ही चर्चित हत्याकांड हो गया था। वहां याद है बावरिया गैंग ने जब गाड़ी में रोक करके गैंग रेप किया था और उसका पूरा टेरर हो गया था जी। तो वो घटना वहीं आसपास हुई थी। बिल्कुल ठीक है, तमाम ऐसी सुरक्षा का माहौल कैसा था? चूंकि आप तो डीजीपी भी रहे हैं, आपके पास में तमाम ऐसी घटनाएं हैं, जरूर है। के पास ही आगरा में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की मीटिंग की गई थी सपा के काल में और वो फ्लॉप रही थी। और आजकल कैसे जगह जगह इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कैसे लोग स्वयं चले आ रहे हैं, विदेशों के डेलीगेशन आ करके खुद ऑफर कर रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो वो राजनीतिक असर तो जाता ही है विश्वकर्मा जी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल लेके हम प्रोफेसर MK अग्रवाल साहब के पास चलेंगे। अग्रवाल साहब, राजनीतिक उठापटक भी चल रही है साइड बाय साइड में। कल अखिलेश यादव नोएडा में एक जनसभा करेंगे दादरी में और आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। क्या लगता है, क्या मैसेज देंगे वो यहां से आज देश को और बाकी चुनावी राज्यों को भी? कार मिलेंगे, मैसेज आएंगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, जिस प्रकार से प्रदीप जी एक अच्छा संदेश ये है इसमें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनफैक्ट है, NIA कह लीजिए, NIA से लोग भ्रमित ना हो, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अच्छी बात यह है कि विकास को लेकर के यदि प्रधानमंत्री जी आज एक रैली कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन को भी आना चाहिए, बताना चाहिए कि हम नया विकास का क्या आयाम लेकर के आते हैं, तो अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा नोएडा के करीब होते तो और अच्छा था, क्योंकि नोएडा से अभी भी दूरी बनी हुई है कुछ की। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि एक हमारे लिए एक विकास का इंजन ही साबित होगा। प्रधानमंत्री जी पहले ही पहुंच चुके हैं नोएडा एयरपोर्ट, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक शुभ संकेत, शुभ शुरुआत जी। प्रोफेसर हम यही कह सकते हैं। माफी के साथ आपको और रोकना उत्तर चाहेंगे, प्रदेश के लिए एक गौरव का पल है। आपको रोकना चाहेंगे।